औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएस मैनेजमेंट सेकंड सेमेस्टर आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन मैनेजमेंट के लेक्चर नंबर 17 में खुशामदीद। लास्ट लेक्चर में हमने स्टोरेज के हवाले से देखा था और सबसे पहले तो हमने उससे पिछले लेक्चर में स्टोरेज डिवाइसेस देखी थी और फिर हमने स्टोरेज के कुछ और तरीकाकार भी देखे थे, जिसमें क्लाउड स्टोरेज देखा था कि क्लाउड स्टोरेज की आजकल टर्म्स बहुत आम है, उसको समझा था, एंटरप्राइज स्टोरेज को समझा था। और फिर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने उस पर समझी थी वो फाइल सिस्टम्स था। फाइल सिस्टम में फैट और फैट 32 और NTFS को समझा था। और उसके बाद फिर हमने आखिर में MBR देखा था, ठीक है। बूट सेक्टर्स और ये चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में समझी थी, वो इसमें ऐड नहीं है, चलो मैं ऐड कर देता हूँ और इसको ऐड कर देता हूँ ताकि वो 2 to 9 इसका भी आप ऐसे तरीका देख भी लें। लास्ट स्टोरेज डिवाइस में हमने MBR मास्टर बूट रिकॉर्ड प्रिंट स्क्रीन लेता हूँ, जिसका प्रिंट में आता हूँ, ये देख भी लें कि कैसे मैं ये रिकॉर्ड ले रहा हूँ। कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है जी। सेव कर लेता हूँ और मैं अपने पास लेक्चर नंबर 16 में इसको अपडेट कर लेता हूँ। ये देख भी लें आप, अगर इस तरह से कुछ नोट्स बनाना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से बना भी सकते हैं, ये है इसमें, ठीक है। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं हम आज लेक्चर और लेक्चर नंबर 17 और उसमें जो चीज़ें हम देखेंगे वो ऑपरेटिंग सिस्टम का आज हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर, इसमें से कुछ चीज़ें हमने पहले पढ़ी थी, वो मैं जल्दी से उसके कवर भी दे दूंगा और फिर हम आगे ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ बढ़ेंगे। तो ये पेज है हमारे पास 252। ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, उसकी कैटेगरीज क्या हैं, फिर टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन नंबर ऑफ यूजर्स, ठीक है। इस पे ये आपको समझाऊंगा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन प्रोसेसिंग और बेस्ड ऑन इंटरफेस। ये कुछ टाइप्स होती हैं इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की। इसको ज़रा एक मिनट ज़रा समझ लें यहाँ पर कि जब हम इसको कैटेगराइज करने लगे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को कि ये कितनी टाइप्स का है, तो उसमें डिपेंड करता है कि वो किस लिहाज से हम उसको उसकी टाइप्स ले रहे हैं। मिसाल के तौर पर नंबर ऑफ यूजर्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन नंबर ऑफ यूजर्स, अगर हम इस पे ले रहे हैं तो फिर उसकी क्या टाइप्स बनती हैं। इसी तरह अगर आप बेस्ड ऑन प्रोसेसिंग के हवाले से ले रहे हैं तो फिर उसकी क्या टाइप्स बनते हैं। इसी तरह अगर इंटरफेस के हवाले से बात करते हैं तो फिर उसकी क्या क्या टाइप्स हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं जी। 52, ठीक है जी, आ जाते हैं यहाँ पर। अच्छा जी, सॉफ्टवेयर हमने सब पढ़ा हुआ है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में हमने जो दो मेजर टाइप्स पढ़ी थी, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर हम कहते हैं कि जो सिस्टम को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर दरकार होता है, ऐसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसमें सारे फहरिस्त हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? सॉफ्टवेयर, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेज ऑल कंप्यूटर्स कंपोनेंट्स एंड ऑपरेशंस। तो पहले भी बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पहले हम कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद उसके डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, जिसे हम ऐप्स वगैरह कहते हैं। चूँकि आजकल मोबाइल आप लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू कंप्यूटर्स, तो उसमें अगर आप देखें तो अगर कोई बंदा आईफोन यूज़ कर रहा है तो उसमें आईफोन है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। इसी तरह एंड्रॉयड फ़ोन जो होते हैं उसमें पहले एंड्रॉयड आप इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद उसमें डिफरेंट ऐप्स इंस्टॉल की जाती हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो आ जाता है, क्या कहते हैं उसको, आईफोन हो गया या एंड्रॉयड हो गया, इस तरह से। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है जी? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेज ऑल कंप्यूटर कंपोनेंट्स एंड ऑपरेशंस।
यानी कि पूरे कंप्यूटर्स के कंपोनेंट्स को कंट्रोल करना, उसमें ऑपरेशंस को कंट्रोल करना और कंप्यूटर को इस काबिल बनाना कि वो उसको हम इस्तेमाल कर सकें, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। डेफिनेटली ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट बी इंस्टॉल्ड ऑन एवरी कंप्यूटर। तो बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी कंप्यूटर काबिल इस्तेमाल नहीं होता था। ऑपरेटिंग एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर यूजर एंड द हार्डवेयर। अच्छा, ये जो कंप्यूटर का डब्बा सा होता है, जो एक हार्डवेयर है, उसके दरमियान और यूजर के दरमियान जो इंटरफेस है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। इसका मतलब क्या है, ये एक टर्म इस तरह से यूज होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो आप इस हार्डवेयर को अपने किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम की इसी कैटेगरी में सिस्टम सॉफ्टवेयर यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं, कुछ सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू इफेक्टिव मैनेजमेंट। कंप्यूटर सिस्टम की मैनेजमेंट को इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो आफ्टर इंस्टॉलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्स करते हैं, जैसे कि एमएस वर्ड, उसमें हमने एक पढ़ा था एक्सेल वगैरह। इस तरह से डिफरेंट हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। अब आ जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को ज़रा देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेज ऑल कंप्यूटर कंपोनेंट्स इन ऑपरेशंस। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली अगर आप देखें कि ये एक यूजर है और वो कंप्यूटर को इस्तेमाल करना चाहता है। ठीक, अगर एक यूजर, यहाँ से आपको मैं समझा देता हूँ, यहाँ पर अगर आप देखें तो लेट्स से ये हमारे पास एक यूजर है, ये वाला। तो ये क्या करना चाह रहा है, ये इस कंप्यूटर को इस्तेमाल करना चाह रहा है। तो ये डायरेक्ट नहीं करेगा बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ये इस कंप्यूटर को यूज करेगा। तो इस वक्त अगर मैं भी ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो ये इसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। अब जाकर ये कंप्यूटर सिस्टम इस काबिल हुआ कि मैं इसको इस्तेमाल में ला सकूं। तो उसमें क्या होगा, इट मैनेज ऑल ऑपरेशन। अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें इसने हार्डवेयर, इसके सॉफ्टवेयर, तमाम चीज़ों को मैनेज करना इस कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी होती है। और उसमें इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं जी? विंडोज जो हम यूज़ कर रहे हैं, लिनक्स होता है, यूनिक्स होता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मैकबुक कहलाती है, अब एप्पल की उसमें इंस्टॉल्ड होता है। उसके बाद आगे आ जाता है जी हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है जी, ऑब्जेक्टिव क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के? कन्वीनियंस। सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू प्रोवाइड कन्वीनियंस फॉर द यूजर्स। यूजर के लिए आसानी पैदा करना कि वो आसानी के साथ इस हार्डवेयर को इस्तेमाल कर सके। ठीक है जी, इट अलाउज द यूजर परफॉर्म डिफरेंट टास्क इजीली। इट हेल्प्स द एंड यूजर टू रन सॉफ्टवेयर फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम कॉन्वीनियंटली। तो मस होता क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि कन्वीनियंस पैदा करना, आसानी पैदा करना यूजर के लिए। फिर क्या, एफिशिएंसी होती है। इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि ये एफिशिएंटली जो जो काम इसको दिए जाएं वो एफिशिएंटली करे। और इसने क्या करना होता है कि मैनेज करना है कंप्यूटर की रिसोर्सेज को और इम्प्रूव करना है उसकी एफिशिएंसी को। अब डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, जैसे प्रोसेसिंग पावर है, स्टोरेज है, इनके दरमियान कम्युनिकेशन। ये क्या करता है, इसकी एफिशिएंसी को मेंटेन रखना और इम्प्रूव करना। एबिलिटी टू इवॉल्व द हार्डवेयर, द सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज आर चेंजिंग रैपिडली। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अक्सर आप देखते हैं कि आप जी मोबाइल पे क्या जी अपडेट लगा हुआ है, जी अपडेट हो रही है। ये एक एबिलिटी होनी चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम में कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो जो नए नए सॉफ्टवेयर आ रहे हों तो वो उन सॉफ्टवेयर के साथ वो चल सके। ठीक है, अगर कोई नया सॉफ्टवेयर आए तो आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो उसको भी इंटरटेन करे। तो इसमें क्या होता है कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम को भी साथ साथ अपडेट किया जाता है। फिर इसके जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है फंक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसके ये जो अभी हमने लास्ट लेक्चर में बूटिंग का प्रोसेस पढ़ा था, बूटिंग है, कोल्ड बूट है, वार्म बूट है, ये कुछ टर्म्स भी हैं, ये भी हम सीखते हैं ये क्या है। और मेमोरी को मैनेज करना, तो ये उसके क्या है कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन है बूटिंग। अब बूटिंग के अंदर क्या होता है, बूटिंग द प्रोसेस स्टार्टिंग, हमने लास्ट लेक्चर में ये चीज़ सीखी थी कि जो स्टार्टिंग कंप्यूटर का जो स्टार्ट होना होता है उसे बूटिंग कहा जाता है। स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट्स कंप्यूटर टू वर्क, इट चेक्स द कंप्यूटर्स एंड मेक्स इट रेडी टू वर्क। ठीक है जी, और इसमें दो टाइप्स की बूटिंग होती है। कोल्ड बूट से मुराद ये है कि व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन आफ्टर इट हैज बीन पावर्ड ऑफ कंप्लीटली, इट इज कॉल्ड कोल्ड बूट। यानी कि एक कंप्यूटर शट डाउन था, वो बंद था और आपने उसको ऑन किया
ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, कोल्ड बूट। वार्म बूट क्या है, व्हेन द कंप्यूटर इज रीस्टार्टेड इट्स कॉल्ड वार्म बूट। अब कंप्यूटर चल रहा है, वो हैंग हो गया, किसी वजह से वो कोई मसला क्रिएट कर रहा है, तो आप क्या करते हैं, उसको रीस्टार्ट करते हैं, तो इसको वार्म बूट कहा जाता है। कोल्ड बूट मीन कि वो बंद था, प्रॉपर शट डाउन था, और आपने उसको ऑन किया, तो वो जब चलेगा तो वो बूटिंग वो जो कोल्ड बूट की टर्म उसके लिए यूज होती है। वार्म बूट की अगर वो चल रहा था, किसी वजह से वो हैंग हो गया, तो आप उसको रीस्टार्ट करते, तो ये वार्म बूट कहलाता है। When booting process takes place, the kernel and important instructions of operating system are copied from the hard disk to main memory. ठीक है, kernel is a most important part of an operating system that manage memory and devices, maintain computer clock, starts applications, and assign computer resources like devices, programs, data, information. ऐसा अब kernel एक इसका important part है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो सारी चीजें मैनेज कर रहा होता है। अक्सर इस तरह की जो टर्म्स होती हैं, जैसे मैनेजर है, तो वो ये चीज टर्म्स यूज होती हैं उस प्रोग्राम के लिए जो सारे काम। अब कर्नल, जैसे आर्मी का एक कर्नल होता है, वो पूरी यूनिट को कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है। तो अब कर्नल क्या होता है, यहाँ पर अभी कर्नल एक इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो क्या करेगा, मैनेज करेगा मेमोरी डिवाइसेस को, मेमोरी और जितनी भी डिवाइसेस हैं मेंटेन करेगा। कंप्यूटर का क्लॉक हमने पढ़ा था प्रोसेसिंग में, क्लॉक कैसे जनरेट होता है, स्टार्ट्स एप्लीकेशन एंड असाइन कंप्यूटर रिसोर्सेज लाइक डिवाइसेस, प्रोग्राम को स्टार्ट करना, डेटा एंड इंफॉर्मेशन, इस तरह के जितने काम ये सारे जो मैनेज कर रहा होता है, वो कौन सा पार्ट होता है, कर्नल कहलाता है। कर्नल रिमेन्स इन मेमोरी परमानेंटली व्हाइल द कंप्यूटर टर्न ऑन। जब तक कंप्यूटर आपका ऑन होता है, कर्नल जो है वो मेमोरी में लोड होता है, और वो वहीं से सारे काम कर रहा होता है। इसमें 6 मेजर इवेंट्स हैपनिंग ड्यूरिंग द बूट प्रोसेस के दौरान 6 मेजर काम होते हैं इस बूटिंग प्रोसेस में। सबसे पहला, computer receives and distributes electrical power to its circuits so system components can run. अब देखिए, जो ही उसको इलेक्ट्रिक करंट मिली, तो अब उसने इलेक्ट्रिक करंट रिसीव की, और उसने वो पावर जो था, हमने पढ़ा हुआ है पावर सप्लाई में, जो ही करंट आई तो वो बोर्ड पे उसने दी, और वो सारी डिवाइसेस को वो करंट मुहैया हुआ। ये पहला काम। सेकंड काम, BIOS प्रोग्राम स्टार्ट्स व्हेन रूम चिप्स रिसीव्स पावर, द BIOS कंटेन इंस्ट्रक्शन। अब चूंकि जो ही पावर मिलेगी तमाम डिवाइसेस को, तो BIOS कहाँ पे होता है, एक रोम चिप होती है जिसके अंदर ये BIOS पड़ा होता है, और जो ही वो उसको करंट मिलती है, वो फौरी तौर पर एक्टिव होता है, ऑन होता है, और सबसे पहले BIOS चलती है। फिर क्या, द BIOS परफॉर्म द पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट का एक मेथड चलता है। उसमें क्या होता है कि वो सेल्फ टेस्ट देखता है कि हाँ जी सारी डिवाइसेस ठीक हैं, सारी वो सबसे पहले जो चीज देखता है BIOS, वो देखता है कि वो तमाम कंपोनेंट्स जो इस कंप्यूटर के साथ लगे हुए हैं, क्या वो प्रॉपरली चल रहे हैं, सबको पावर मिल गई है, सारे ऑन है कि नहीं, सबको प्रॉपर पावर जा रही है। अगर किसी भी चीज, कोई कंपोनेंट जिसको करंट मिलने के बावजूद वो ऑन नहीं हो रहा, तो वो क्या करेगा, कोई बीप देगा, फ्लैश को मैसेज करेगा स्क्रीन के ऊपर कि भाई फलां कंपोनेंट वैसे ही काम नहीं कर रहा। तो जो करंट मिलने के बाद, करंट डिवाइड होने के बाद जो सबसे पहला काम होता है, वो पोस्ट चलती है, इसे कहते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जैसे इंसान नींद से जागता है, और सबसे पहले वो देखता है, अच्छा जी मेरी सारी चीजें सलामत हैं, हाथ पाँव दिमाग हर चीज ठीक है, तो ये क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो वो क्या करता है, सबसे पहले जब BIOS चलती है, तो तमाम कंपोनेंट्स अपने आप को देखती है कि सारे कंपोनेंट्स ठीक हैं। अगर कहीं पर कोई मसला आता है, तो वो या तो बीप देगा या कोई मैसेज करेगा, देगा कि अच्छा फलां चीज नहीं चल रही, रैम नहीं चल रही है, फलां कंपोनेंट इसका नहीं चल रहा। इफ द सिस्टम कंपोनेंट इज रनिंग प्रॉपर्ली, जब वो देख लेगा कि सारे प्रॉपर्ली सारे कंपोनेंट्स काम कर रहे हैं, लुक्स फॉर डिवाइस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर एंड चेक्स देयर सेटिंग्स। अब BIOS का जो अगला काम होगा, चौथा काम होगा, कि जब वो देखेगा सारे यानी कि चीजें चल रही हैं, इट मींस कि हार्ड डिस्क भी चल रही है, तो वो फिर क्या करेगा, उसमें सेटिंग्स को चेक करेगा कि जो जो उसके साथ डिवाइसेस कनेक्ट उनमें क्या क्या सेटिंग। इफ द BIOS finds an error, the computer may beep again and display error message। ठीक है, तो ये होता क्या कि जब कंप्यूटर सिस्टम ऑन करते हैं, तो अगर कहीं वो बीप दे रहा है, तो इट मींस कि कोई एरर आ गया। इफ स्टेप 3 एंड 4 आर सक्सेसफुली, अगर 3 और 4 में कोई एरर नहीं आता, भैया सर्च फॉर सिस्टम फाइल्स रिक्वायर्ड टू रन द ऑपरेटिंग सिस्टम, लोड देम इनटू रैम। अब यहाँ पर क्या करेगा, भैया सब देखेगा सारे कंपोनेंट्स ठीक हैं, इंस्ट्रक्शन सारी ठीक है, तो वो फिर जाएगा और उस जो है ना बूट लोडर में चला जाएगा, और वहां पर देखेगा कि क्या इंस्ट्रक्शन है, और फिर क्या करेगा, वो लोड करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में। नेक्स्ट BIOS सेंड्स लोड्स द कर्नल और कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू रैम। फिर वो कर्नल जो कोर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसको वो मेमोरी में डाल देगा, अपने टेक्स ओवर कंट्रोल, और उसके बाद सारे का सारी जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी जी, कर्नल की होगी। जब एक दफा कर्नल प्रॉपर लोड हो गया, सारी जिम्मेदारी उसके बाद, अब सारे काम कौन करेगा, कर्नल करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट सेटअप्स टास्क सच एज रिक्वेस्टिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड, स्टार्ट्स एंड रन्स यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जितने काम हैं बैकग्राउंड डिस्प्लेज द मेन यूजर इंटरफेस स्क्रीन।
तो वो सारे काम जब प्रॉपर लोड हो जाएगा, उसने यूज़र नेम की दिखाना या पासवर्ड दिखाना, तो वो सारी चीज़ें फिर उसके साथ-साथ चलेंगी। दूसरा जो काम होता है इम्पोर्टेंट, ये इसका पहला काम था जिसे बूटिंग कहा जाता है। ये बूटिंग का सारा प्रोसेस था जिसमें ये सारे काम हो रहे हैं। और बूटिंग के बाद फिर मेमोरी मैनेजमेंट आ जाती है। मेमोरी मैनेजमेंट प्रोसेस ऑप्टिमाइजिंग द use of main memory. RAM is used to store data instruction temporarily during the execution. Operating system allocates memory area onto different programs. The allocated memory area is allocated when the program finishes. अब जो ही प्रोग्राम चला, आपने कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट हुआ, तो उसने क्या करना है, मेमोरी को मैनेज करना है। अच्छा, अब ये जो मेमोरी मैनेजमेंट हो रही है कैसे होती है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट्स मेमोरी एरिया टू डिफरेंट प्रोग्राम्स। अब जो मेमोरी है उसका कुछ एरिया वो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को देता है। द एलोकेटेड मेमोरी एरिया इज डीएलोकेटेड व्हेन द प्रोग्राम फिनिशेस। जब एक प्रोग्राम खत्म हो गया, अब दूसरे प्रोग्राम की जरूरत है, तो उसको डी एलोकेट कर देता है, उसको वापस हार्ड डिस्क में उस प्रोग्राम को रख दिया और नया प्रोग्राम जो जरूरत था वो उसमें रख दिया। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज भी याद रखिए, सम ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट्स अ पार्ट ऑफ स्टोरेज मीडियम लाइक अ हार्ड डिस्क एज एडिशनल रैम। अब होता क्या है कि मिसाल के तौर पर हमारे पास जो रैम है वो 2 GB है या 1 GB रैम हमारे पास लगी हुई है। तो जो प्रोग्राम हम लोड करना चाह रहे हैं मेमोरी में, उसकी स्पेस ज़्यादा है, ठीक है? उसकी जो स्टोरेज उसको जो दरकार है वो ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास मेमोरी कम है और ये ज़रूरी है कि उसको मेमोरी में लोड किया जाए। उसके लिए फिर क्या होता है कि हार्ड डिस्क का कुछ हिस्सा जो है वो एलोकेट किया जाता है, एज़ अ मेमोरी यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो एज़ एडिशनल रैम के तौर पर होता है वो स्टोरेज, यानी कि वो टेम्परेरी ही होता है। टेम्परेरी स्टोरेज ही वहाँ पे होती है, लेकिन कहाँ पर होती है? हार्ड डिस्क में होता है, जो कि परमानेंट स्टोरेज का एरिया, वहाँ पे टेम्परेरी स्टोरेज की जाती है। तो ये जो पार्ट होता है रनिंग प्रोग्राम कैन बी इन द रैम एंड रिमेनिंग पार्ट में बी ऑन हार्ड डिस्क। अब कुछ तो उसने रैम में लोड कर दिया और बाकी जो उसको दरकार है तो वो क्या करता है, उस टेम्परेरी स्टोरेज के ऊपर जो हार्ड डिस्क में होती है वहाँ पे रखता है। तो वो जो टेम्परेरी स्टोरेज है तो उसे वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है। तो वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? ये हार्ड डिस्क के ऊपर एक स्पेस होती है जहाँ पे टेम्परेरी स्टोरेज की जाती है, और वो प्रोग्राम जो चल रहा होता है रैम में, वो प्रोग्राम वहाँ पर यूज़ हो रहा होता है। चूँकि रैम में इतनी जगह नहीं होती कि उसको रख सके, तो वहाँ पर उसको वर्चुअल मेमोरी में रखा जाता है। द एरिया ऑफ अ हार्ड डिस्क यूज्ड फॉर अ वर्चुअल मेमोरी इज़ कॉल्ड अ स्वैप फाइल। अब ये जो वर्चुअल मेमोरी का एरिया होता है ऑफ अ हार्ड डिस्क यूज्ड फॉर अ वर्चुअल मेमोरी के लिए, जो हार्ड डिस्क का जो एरिया यूज़ होता है, इसको स्वैप फाइल कहा जाता है। इट इज़ यूज्ड टू एक्सचेंज डेटा, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन बिटवीन मेमोरी एंड हार्ड डिस्क। यहाँ पे रखी जाती है। द अमाउंट ऑफ डेटा इन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दैट कैन स्वैप एट अ गिवन टाइम इज कॉल्ड पेज। तो ये जो अमाउंट ऑफ डेटा या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस जिनको स्वैप किया जाता है गिवन टाइम, इसको पेज कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ स्वैपिंग आइटम्स बिटवीन मेमोरी एंड हार्ड इज कॉल्ड पेजिंग। अभी पेजिंग का जो प्रोसेस हो रहा होता है ये स्वैप फाइल के साथ, अगर यहाँ पर आप देखें तो लेट्स से ये हमारे पास हार्ड डिस्क है, तो ये पेज स्वैप्ड हो रहा है। मेमोरी में कुछ चीज़ें चाहिए थी, कुछ हिस्सा उसका यहाँ पर रख दिया गया, तो ये स्वैप फाइल, पेज स्वैप्ड आउट, स्वैप फाइल हुई और ये पेज स्वैप्ड इन इसमें आ रही है। तो ये एक वर्चुअल मेमोरी की एग्जांपल दिखाई गई है। तो ये काम भी कौन कर रहा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इस सारी चीज़ को मैनेज कर रहा होता है। तीसरा अहम काम जो होता है वो जॉब शेड्यूलिंग का है। ये एक इम्पॉर्टेंट काम होता है जी ऑपरेटिंग सिस्टम का। एनी ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजमेंट प्रोसेस इज कॉल्ड जॉब। अच्छा, अब यहाँ पर एक जॉब की टर्म इस्तेमाल की जाती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो काम कर रहा होता है ना, जितने भी एक एक काम या एक प्रोग्राम को चला रहा है फिर दूसरे को चला रहा है, उसका एक जो पूरा काम होता है उसको जॉब कहा जाता है, ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज बाय प्रोसेसर, जो भी वो प्रोसेस कर रहा होता है उसको जॉब कहा जाता है। देयर में भी मेनी जॉब्स एक्सिक्यूट सच एज एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन, गेटिंग इनपुट, डिस्प्ले रिजल्ट टू द यूजर्स। अब ये बहुत सारे काम होते हैं, ये सारी उसकी जॉब्स होती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम डिमाइन द ऑर्डर इन विच दीज जॉब्स आर प्रोसेस्ड। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि वो किस जॉब को पहले करेगा, किसको बाद में करेगा, उसके लिए शेड्यूल बनाना, कौन सा उसको अरेंज करना, ये सारा जॉब शेड्यूलिंग में आता है। मेनी शेड्यूलिंग मैकेनिज्म आर यूज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम टू एग्जीक्यूट दीज जॉब्स। इसमें बेशुमार मैकेनिज्म इस्तेमाल किए जाते हैं कि वो कैसे काम करेगा। समटाइम्स जॉब्स आर एग्जीक्यूटेड इन अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, ठीक है? बाज़ दफ़ा वो इस तरह का भी कर सकता है कि जो पहले जॉब आई पहले उसको करेगा, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि सिचुएशन होती है कि जो नई जॉब आ रही है वो ज़्यादा हाई प्रायोरिटी की है, तो पहले उसको किया जाए। तो ये मुख्तलिफ तरीक़ाकार होते हैं जॉब शेड्यूलिंग के जो ऑपरेटिंग सिस्टम अडॉप्ट करता है। Sometimes the device is already busy in execution some instruction. In this case,
न्यू जॉब स्टोर्ड इन मेमोरी एरिया कॉल्ड बफर, ठीक है। जब वो बिजी हो तो उसको बफर में, अगर कोई नई जॉब आती है और वो ऑलरेडी काम कर रहा है तो नई जॉब को क्या करेगा, बफर में डाल देगा। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 3 प्रिंटिंग जॉब्स, द प्रिंटर कैन प्रिंट ओनली वन जॉब एट अ टाइम। अब यहाँ पे एग्जांपल है कि अगर मसलन एक प्रिंट की कमांड आती है, तो अगर वो 3 प्रिंट की कमांड डिफरेंट यूजर से आ जाती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इसको मैनेज करेगा कि पहले एक जॉब कंप्लीट हो, फिर दूसरी जॉब कंप्लीट हो, फिर तीसरी जॉब हो। ऑपरेटिंग सिस्टम सेंड्स द नेक्स्ट 2 jobs इन बफर, इट्स नोन एज स्पूलिंग। अब उसमें अगर ऑपरेटिंग से, इस प्रिंटिंग के हवाले से हम देखें तो अगर वो एक बफर में डाल रहा है, एक रिक्वेस्ट उसने की, बाकी उसने 2 बफर में डाल दी, तो वो स्पूलिंग कहलाता है। ये प्रोसेस प्रिंटिंग के लिए। द जॉब इन द बफर इज सेट टू बी इन क्यू। अब जो बफर में पड़ी होती है जॉब, वो उसे हम क्या कहते हैं कि भाई ये क्यू में लगी हुई है या क्यू में है। व्हेन प्रिंटर कंप्लीट्स द फर्स्ट जॉब, वो कंप्लीट कर लेगा तो फिर वो नेक्स्ट जॉब को बफर से उठाएगा और उसको एक्सिक्यूट करेगा, और फिर इस तरह से और ये सारा काम जो होता है वो प्रिंट स्पूलर की मदद से हो रहा था। प्रिंट स्पूलर ये सारी काम कर रहा होता है। चौथा जो काम होता है जॉब शेड्यूलिंग के बाद, वो होता है जी डिवाइस कंट्रोलिंग। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स ऑल डिवाइसेस टाइड टू द कंप्यूटर, ठीक है। अब द हार्डवेयर डिवाइसेस आर कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ स्मॉल सॉफ्टवेयर और डिवाइस ड्राइवर्स, ठीक है जी। अब जितने भी हार्डवेयर कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होते हैं उनको चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है, और वो डिवाइस उस डिवाइस का ड्राइवर कहलाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने ब्लूटूथ एक अटैच किया अपने कंप्यूटर के साथ, और अगर उसका ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर क्या होता है, ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है। अगर वो नहीं है सॉफ्टवेयर जो उस हार्डवेयर को चलाने का बायस बने, और उसको उसमें सारी उसकी सेटिंग्स होती हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, तो वो सॉफ्टवेयर अगर होगा तो तब वो हार्डवेयर काबिल इस्तेमाल होगा। तो ये सारा काम कौन मैनेज कर रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा, मसलन वो सबसे पहले हार्डवेयर चेक करता है और देखता है कि क्या इसका कोई सॉफ्टवेयर मौजूद है, फिर उस सॉफ्टवेयर से जाके इंस्ट्रक्शन करके उसको कॉन्फ़िगर कर लेता है। तो अगर वो नहीं है तो फिर एरर दे देगा और कहेगा कि भाई इसका मेरे पास ड्राइवर नहीं है। तो ये टर्म यूज होती है ड्राइवर। ड्राइवर उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो किसी भी हार्डवेयर को चलाने के लिए चाहिए होता है। तो a device driver is a program that tells the operating system how to communicate with the device, ठीक है। अब ये डिवाइस ड्राइवर जो होता है, ये क्या होता है, उस डिवाइस का सॉफ्टवेयर होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि भाई इस डिवाइस को कैसे यूज करना है या इस हार्डवेयर को कैसे यूज करना है। ई डिवाइस हैज इट्स own set of commands and requires specific driver. The operating system loads the driver of all devices when the computer boots. तो एक दफ़ा जब उसको इंस्टॉल कर लेता है ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर वो उनको सब चीज़ों को एसोसिएट कर देता है। जो ही वो ऑपरेटिंग सिस्टम बूट हो रहा होता है तो वो सबकी सेटिंग वहाँ से देख लेता है। द डिवाइसेस कैन नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली विदाउट डिवाइस ड्राइवर्स, के बगैर वो नहीं कर सकी। इन विंडोज एक्सटेंशन ऑफ ड्राइवर फाइल्स इज .drv के नाम से ये एक एक्सटेंशन होती है कि जो ये बताती है कि ये भाई ड्राइवर्स हैं। उसके बाद जो लेटेस्ट अच्छा था, लेटेस्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम करने द लार्ज नंबर ऑफ डिवाइस ड्राइवर्स। अब जो होता क्या है कि बहुत सारे हार्डवेयर चूंकि रोजमर्रा बल्कि हर वक्त नई नई चीजें बन रही होती हैं, तो जो भी नया वर्जन आता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो उसमें वो काफ़ी सारे ड्राइवर्स उन्होंने पहले से इंस्टॉल कर दिए होते हैं। और उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर मिसाल दे रहा हूँ कि आपने बाजार मार्केट से एक प्रिंटर ख़रीदा है और आप उसको अपने कंप्यूटर के साथ लगा रहे हैं, तो वो हो सकता है ना चले अनलेस कि उसका ड्राइवर ना हो। तो इस तरह से जो मशहूर कंपनीज़ हैं उनके काफ़ी सारे ड्राइवर्स वो पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम में डाल दिए जाते हैं उसको प्लग एंड प्ले बनाने के लिए, ताकि अगर कोई भी जो हार्डवेयर इसको लगाया जाए तो वो उसको अपने उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही तलाश करे कि इसका ड्राइवर मौजूद है। जब वो उसमें मौजूद होता है तो वो उसको इंस्टॉल कर देता है। तो होता क्या है कि उसमें जो ही आप कोई हार्डवेयर लगाते हैं तो इट्स ऑटोमेटिकली डायरेक्ट डिवाइस एंड इंस्टॉल इट्स ड्राइवर इफ इट इज अवेलेबल। अगर उसमें मौजूद होगा तो वो उसको इंस्टॉल कर देता है। तो उस डिवाइस को हम कहते हैं प्लग एंड प्ले के, इसको लगाएं और इस्तेमाल करें। इफ द ड्राइवर ऑफ द न्यू डिवाइस इज नॉट अवेलेबल, तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को गाइड्स तो आपको वो मैन्युअली इंस्टॉल करना पड़ता है, डाउनलोड करना पड़ता है इंटरनेट से, या फिर आप उसको उसके जो भी आप हार्डवेयर लेंगे उसके साथ एक सीडी आती है जिसके अंदर वो ड्राइवर मौजूद होता है।
पांचवा अहम काम होता है जी वेब को एक्सेस करना। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड द फैसिलिटी टू कनेक्ट टू द वेब। इट गाइड्स द यूजर टू सेट अप कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब ब्राउजर हर ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से मौजूद होता है। और भी थर्ड पार्टी जो सॉफ्टवेयर होते हैं आप वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे विंडोज़ का जो अपना ब्राउज़र है वो है इंटरनेट एक्सप्लोरर। आप उसकी मदद से जो है ना आप वेब को एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। वेब ब्राउज़र यूज्ड टू व्यू वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट। एंड ईमेल प्रोग्राम इज यूज्ड टू सेंड एंड रिट्रीव ईमेल ऑन कंप्यूटर। तो ये वेब ब्राउज़र चाहिए होता है। ठीक है जी, कंप्यूटर की आपको इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए वेब ब्राउज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम की ये ज़िम्मेदारी है कि वो ब्राउज़र को इंस्टॉल, अगर कोई आप नया ब्राउज़र भी इंस्टॉल करते हैं तो कंप्यूटर को इस काबिल बनाए कि आप उस ब्राउज़र को यूज़ करके इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो छठा काम होता है वो जो मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर की परफॉर्मेंस साथ-साथ देख रहा होता है। checks and reports information about different system resources and devices। जैसे हमने वो टास्क मैनेजर में भी देखा था, उसकी परफॉर्मेंस हमने देखी थी जब हम पढ़ रहे थे उसको सीपीयू वगैरह को। टास्क मैनेजर में जाके हम डिफरेंट टाइम की ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम होता है कि वो सारे टास्क को उनकी परफॉर्मेंस को भी, जैसे ये चल रही है कौन कितने परसेंट, तो ये कौन कर रहा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा है। उसके बाद ये हाउसकीपिंग सर्विस ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस रिलेटेड टू स्टोरेज एंड फाइल मैनेजमेंट बाय यूजिंग अ स्पेशल प्रोग्राम नोन एज अ फाइल मैनेजर की मदद से ये काम किए जाते हैं, फॉर्मेटिंग एंड कॉपिंग डिस्क डिस्प्ले। उसके बाद है जी कंट्रोलिंग नेटवर्क। नेटवर्क को कंट्रोल करना ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अहम काम होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम दीज आर द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कहलाता है एनओएस। ठीक है, these are the operating system that supports network and network operating system organize how multiple user access and share resources on the network। उसके बाद administrative security, administrating security। तो operating system manage the security of computer system as well as data and program stored on it। अब ये operating system की ही जिम्मेदारी है कि वो उस चीज़ों को सिक्योर बनाए। हम जो यूज़र पे यूज़र नेम देते हैं या उस पे पासवर्ड लगाते हैं, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी होती है तो उन आईडीज़ को सेव रखना और लॉगिन के दौरान वो विंडोज़ दिखाना जिसमें यूज़र नेम आप डालें, फिर उस पे पासवर्ड, फिर उसको वेरीफाई करना। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिंग सिक्योरिटी है, ये किसका काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। और उसके बाद प्रोवाइडिंग यूजर इंटरफेस। द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर यूजर्स इन हार्डवेयर। द यूजर इंटरेक्ट्स विद द कंप्यूटर थ्रू द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सबसे अहम काम होता है कि वो एक इंटरफेस मुहैया करना जिसकी मदद से हम कंप्यूटर से बात कर सकें, कंप्यूटर से कनेक्ट हो सके। अब इसमें देखिएगा, मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि माइक, अब ये किसका काम है, ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि मैं मैनेज में जाता हूँ, वहाँ पे यूजर्स को सिलेक्ट करता हूँ, उनको कोई पासवर्ड देता हूँ। ठीक है, तो ये आप यहाँ से भी कर सकते हैं, कंट्रोल पैनल से भी जाके आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आया हूँ, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ इस तरह से। ये लोकल यूजर्स पे गया, ये यूजर आ गया, ये लेट्स से कमर का यूजर है, ये यूजर इस वक्त है। मैं राइट क्लिक करके सेट पासवर्ड करता हूँ तो प्रोसीड करता हूँ, तो यहाँ पे जाके मैं कोई भी नया पासवर्ड देके ओके करूँगा तो वो इसका पासवर्ड चेंज कर देगा। ठीक है जी, तो अब ये सारा काम, ये जो आप विंडो भी देख रहे हैं, ये एक इंटरफेस है और जिसमें हम यूज़र को पासवर्ड वगैरह दे रहे हैं, तो ये किसका काम है जी, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का, यानी कि ये किसी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर का नहीं है। एमएस वर्ड अगर मैं ओपन कर रहा हूँ तो वो क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जबकि ये क्या है मेरे पास, ये इस वक्त ऑपरेटिंग सिस्टम है।